जी, सभी को नमस्कार। विवेकानंद स्टडी सर्कल की ओर से आप सभी लोग महानुभावों का महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय ऑनलाइन संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रतिवर्ष हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती ऑफलाइन मनाते हैं, लेकिन कोरोना के गाइडलाइन के कारण इस वर्ष ऑनलाइन यह आयोजन किया गया है। आप सभी को बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज के इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ ही नहीं परंतु भारत के विभिन्न प्रांतों से प्रतिभागियों ने अपनी सहभागिता इसमें व्यक्त की है। भारत के अतिरिक्त बांग्लादेश, फिलीपींस, कुवैत देशों से भी लोगों ने इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए अपना पंजीयन कराया है। आप सभी लोगों का आज के इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। आज के इस संगोष्ठी में हम लोगों के साथ मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर पुनीत कुमार राय जी, जो कि शंकरगढ़ में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में वहां अरुण देव प्रताप सिंह शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के रूप में पदस्थ हैं। आपका भारतीय संस्कृति के ऊपर गहन अध्ययन है और आप भारतीय दर्शन के अध्येता हैं। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, अंबेडकर, लोहिया जी आदि के ऊपर भी आपकी गहन अध्ययन है और साथ ही साथ आप एक प्रखर वक्ता हैं। आज हम सबों को महात्मा ज्योतिबा फूले जी के जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर आपका मार्गदर्शन सुनने को प्राप्त होगा। हम सबों के साथ जुड़े हैं अंबिकापुर से श्रीमान अजय इंगोले जी। आप विवेकानंद स्टडी सर्कल के संरक्षक भी हैं और साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के उपरांत स्वैच्छिक रूप से नौकरी को त्याग कर और शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आपका आज के इस ऑनलाइन सत्र में हार्दिक स्वागत है। यह आयोजन साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय अंबिकापुर और विवेकानंद स्टडी सर्कल रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। जो भी साथी आज के इस ऑनलाइन सत्र में यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और जो लोग ऑनलाइन फेसबुक लाइव को देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक महात्मा ज्योतिबा फूले जी का जो क्रांतिकारी जीवन और संदेश है वो पहुंच सके। मैं अनुरोध करता हूं श्री अजय इंगोले जी से कि आज की इस संगोष्ठी के ऊपर जो अपना विषय प्रवर्तन प्रस्तुत करें। श्रीमान अजय इंगोले जी। भैया म्यूट हो गए हैं आप। ये ऑनलाइन की एक बहुत बहुत धन्यवाद करुणानिधि जी। और इस ऑनलाइन संगोष्ठी के में उपस्थित सभी श्रोतागण का मैं सादर स्वागत करता हूं। और सर्वप्रथम मैं विवेकानंद स्टडी सर्कल छत्तीसगढ़ के हमारे सभी सदस्यों की सक्रियता की प्रशंसा करता हूं, जो इस समय, इस लॉकडाउन के समय में एक हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने के एक विचार रहता है। हालांकि हम महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को हम पहले पूर्व एक स्वयं मनाते थे, लेकिन इस ऑनलाइन में भी हमने इस कमी को नहीं छोड़ा। और आज ऑनलाइन हम जिस तरीके से कोरोना जी बता रहे थे, देश के ही
और साथ साथ में विदेश से भी हमारे अतिथिगण हम हमारे साथ जुड़े हैं। मैं सभी को इस संगोष्ठी के लिए स्वागत करता हूं और या म्यूट हो गया फिर से। युवाओं के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन देने का जो बीड़ा विवेकानंद स्टडी सर्कल ने उठाया है, मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूं। और साथ में हमारे सहयोगी के लिए जो अतिथि शिक्षक गण हैं, एक्सपर्ट टीचर्स हैं, उनका भी बहुत इस मंच से आभार प्रकट करता हूं कि जिस तरीके से हम युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। निश्चित रूप से जब उनके रिजल्ट आएंगे तो बच्चों को तो प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन हम सब जो जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत अच्छा भी लगेगा और वो युवा आपके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से सफल भी होंगे। विवेकानंद स्टडी सर्कल आदरणीय सदानंद सर का भी आभार प्रकट करता है और मैं विशेष रूप से पर्सनली भी करना चाहता हूं कि वो हम लोग का मनोबल बढ़ाते हैं और समय समय पर अपनी समय भी देते हैं, अपने मार्गदर्शन भी देते हैं और बच्चों के साथ में जिस रूप से जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों के साथ में देने वाले हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ में जब आप जुड़ते हैं तो प्रतिभाएं जुड़ती हैं। डॉक्टर संजय कुमार दिल्ली सर से जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष आगे बढ़कर सोचा है कि हम यहाँ के बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ कर सकें। लिस्ट बहुत अच्छी है, हमारे साथी बहुत अग्रसर हैं कि कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य किया जाए जिससे कि हम एक बेहतर वातावरण बना सकें बच्चों के लिए भी। और मैं इस कोरोना काल में जहां पर हम सब, अब तो लॉकडाउन के भी और समाचार आ रहे हैं, तो जहां पर हम सबको एक अपने घर में यार एक सीमित दायरे तक सीमित हो जाना है, वहां पर हमें आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मनाने का एक अवसर मिल रहा है। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से करुणा जी का सादर आभार प्रकट करूंगा कि वो हम लोग को भी प्रोत्साहित करते हैं, स्वयं भी होते हैं, पूरी टीम एक आगे बढ़ के एक कुछ ना कुछ बेहतर कार्य करती है। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि कोरोना काल में जहां पर एक आत्म संघर्ष की स्थिति बनती है, वहां पर महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवनी, उनके बारे में जानना, उनके विचार को जानना हमें भी आत्मबल बढ़ाएगा। और ये सुखद संयोग ही समझूंगा कि ऐसे समय में हम सब अपने अपने घर से भी महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन चर्चा की बात करेंगे, उनके विचार की बात करेंगे। और जब हमारे साथ में डॉक्टर पुनीत राय सर जुड़े हुए हैं, हम में से अधिकांश लोग ने उन्हें पहले भी सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना, मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त करता हूं कि उनके भाषा की शैली और उससे भी कहीं ज्यादा उनके जो विचार हैं आपको बहुत प्रभावित करेंगे, क्योंकि एक सामरिक दृष्टिकोण रखना और उस पे फिर अपने विचार प्रस्तुत करना, हमको पुनीत राय सर पहले भी हमसे बहुत हम लोग को अपने मार्गदर्शन दिए हैं और आज हमें उनका सुनने मिलेगा। मैं पुनीत राय सर की इसलिए भी बुरी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि उनका जो हिंदी के प्रति मैं तो ये कहूंगा कि हमारे साथ में शिक्षा से क्षेत्र के सभी लोग जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि शिक्षा का कोई क्षेत्र नहीं, हर कोई शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा है। तो लेकिन जो शिक्षकगण जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि ये अपने हिंदी विषय को बहुत प्रेम करते हैं और मैं तो कहूंगा कि हर शिक्षक अपने विषय को प्रेम करता है, लेकिन ये जिस तरीके से हिंदी को पूजते हैं, हिंदी का बढ़ावा के लिए इतने विगत 1 वर्षों से मैं देख रहा हूँ अनेक गुणी लोगों के साथ हमें मिलने का मौका मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी के प्रति उनका जो एक श्रद्धा भाव भी है, वो हमें एक सुंदर सा संदेश देता है कि अपने विषय के कैसे उसकी पूजा करें और कैसे उसको आगे प्रेम के साथ साथ में उसका प्रचार प्रसार भी करें।
तो आज हमें डॉक्टर पुनीत राय सर को मिलने सुनने का मौका मिलेगा। मैं बहुत जल्दी अपनी बातें रखता हूं और उसके साथ में फिर हम डॉक्टर पुनीत राय सर को सुनेंगे। आज ही के दिन सन माँ चिमनाबाई का प्यार उन्हें ज्यादा दिनों तक नहीं मिला। एक ऐसे मात्र 9 माह की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। सारा लालन पालन पिता गोविंदराव ने ही देखा और उनके ही रिश्ते में मौसी की बेटी ने उनका भरण पोषण किया। 3 भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन पिता गोविंदराव हमेशा उनके शिक्षा के लिए एक सकारात्मक विचार रखते थे। बस एक चीज है कि उस 19वीं सदी में के काल में जब ज्योतिबा फुले का एक जीवन संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो उस समय हमारे देश में भी एक विभिन्न संघर्ष चालू था। स्वाधीनता का संघर्ष था, अंग्रेज अपना आधिपत्य जमाए हुए थे, हिंदू मुस्लिम का अपना मतभेद, प्राकृतिक आपदा जैसे प्लेग वगैरह बीमारी का रहता था, और उससे भी ज्यादा हम सबके लिए दुखदाई कि हिंदू की अपनी आंतरिक समस्या है। वर्ण भेद, वर्ण समस्या, छूत अछूत, बाल विवाह, विधवा का रिहेबिलिटेशन, ये सब उथल पुथल जितनी भी थी वो उस काल में चल रही थी। और ऐसे समय में ज्योतिबा फुले का आगमन हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत। जिस तरीके से महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन आसान नहीं रहा, संघर्षमय रहा। उनकी शिक्षा जरूर एक मिशन स्कूल में हुई, लेकिन बहुत उठापटक के साथ। और ज्योतिबा फुले सिर्फ शिक्षण पे भी नहीं, मुझे याद है कि उन्होंने अपने पढ़ाई के साथ साथ में अपने स्वस्थ शरीर के प्रति भी एक इच्छा जाहिर की थी कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है। तो उन्होंने अपने शरीर के साथ में भी कसरत का भी एक हमेशा उल्लेख रखा था। तो जो विद्यार्थी सुन रहे होंगे उनके लिए एक सुंदर मैसेज है कि पढ़ाई के साथ साथ में अपने शारीरिक ध्यान का भी रखें। उन दिनों पुणे में जो एक स्वामी महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्य क्षेत्र है, उसमें 2 तरीके के विचार थे। एक धर्म रूढ़ियों से बंधे हुए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए, और निम्न जातियों के अछूत और उन सब का तिरस्कार करते हुए। और एक दूसरा वर्ग था, ज्यादातर युवा वर्ग था, आधुनिक विचार के थे। और ऐसा नहीं है, इसमें ब्राह्मणवादी भी थे, पर नए विचारधाराओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए, अपने देश की पराधीनता उन्हें खाए जा रही थी, और उसके लिए उन लोग हमेशा एक विचार विमर्श में करते थे। उन्हें जरा सा भी जो दूसरा पहला वर्ग है जो उनके विचार वालों को तिरस्कार करता था, इनके नए युवा वर्ग परवाह भी नहीं करते थे। ये एक ऐसा सिलसिला उस समय की सामाजिक व्यवस्था में था। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बहुत बोलचाल था। संग्राम सेनानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की लिस्ट बनती थी, उसमें युवा वर्ग शामिल होते थे। ज्योतिबा फुले जी ने भी अपना नाम लिखाया था, शामिल भी थे। पिता की सलाह थी कि अंग्रेजों के पास में संगठित सेना है, तो पहले अपना अध्ययन पूरा करें और उसके बाद में इस मार्ग में आए। उन्होंने पिता की सलाह के साथ साथ अपनी शिक्षा को भी आगे जारी रखा। और ये मैं उनके उस उम्र की बता रहा हूँ जब ये युवा थे, मात्र 20-21 वर्ष की बात है।
उन्होंने अपने शिक्षा में, इस बात को मैं आज बहुत उसमें बोलूंगा कि सिर्फ वो स्कूल की शिक्षा नहीं, साथ साथ में तुकाराम की गाथा, एकनाथ के भागवत, ज्ञानेश्वर जी का ज्ञानेश्वरी, गीता, उपनिषद, पुराण, ये सबका भी अध्ययन किया था। और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थे, पश्चिमी देशों के विचारों के भी ग्रंथ की भी उन्होंने अध्ययन किया था। और ऐसे कई दार्शनिक जैसे मिल हैं, स्पेंसर हैं, थॉमस पेन के का भी उल्लेख है, उनकी जो किताब है राइट्स ऑफ मैन, इन सब ने दार्शनिक के भी ग्रंथों ने उन्हें अपने उनके विचार का उन पर काफी प्रभाव पड़ा है। एक उनके जीवन में एक अपमान का एक अनुभव आया है। उनका एक ब्राह्मण मित्र, उसके विवाह में उन्हें भी आमंत्रण मिला था और वो भी उस विवाह के बारात में जा रहे थे, तो तभी उसमें किसी ने उन्हें देखा और बताया कि ये अरे शूद्र वर्ग का कैसे इस बारात में है, और उसी समय बारात रोककर उनका तिरस्कार किया गया और उन्हें बारात में शामिल नहीं किया। हर एक महात्मा है, जब भी हम किन्हीं एक महान व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं तो मुझे ये प्रसंग हमेशा आता है कि कोई ना कोई व्यक्ति जो महान है, उसको एक कोई इंसिडेंट या कोई हादसा सफिशिएंट होता है जीवन को बदलने के लिए। और मुझे लगता है ये एक क्षण था जब उन्हें बदला। जैसे मैं उल्लेख करूंगा कि महात्मा गांधी जी, अगर उन्हें ट्रेन से धक्का नहीं दिया गया होता और वो जब ट्रेन से गिर के तिरस्कार को अपने अंदर में विचार किए, उस मनन ने, उस क्रांति ने उनके अंदर में वो आग जलाई कि दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद को भी बदल डाला। और ऐसा ही एक इंसिडेंट यहां पर भी झलकता है, जब महात्मा ज्योतिबा फुले के अंदर को झकझोर दिया। और सिर्फ झकझोर नहीं दिया, यहां पर उनके अंदर में अनेक प्रश्न उठने लगे। उस प्रश्न भी बड़े अच्छे थे कि जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ में जुड़े हुए थे, देश को आजाद करने के लिए अपने सभी साथियों के साथ में संघर्षरत थे विचारों के साथ। ऐसे समय में उनके अंदर में यह प्रश्न उठ रहा था कि आखिर स्वतंत्रता किसके लिए चाहिए, और स्वतंत्रता कैसी चाहिए, और किससे हमको स्वतंत्र होना है, उस जात पात से, या जिस सत्ता परिवर्तन होगी, आज अंग्रेज हमारे साथ शासन कर रहे हैं, जब सत्ता परिवर्तन होगी तो उस सत्ता को संभालने वाले ये लोग होंगे जो स्वयं किसी को स्वीकारते नहीं, जो स्वयं तिरस्कार करते हैं और उसको जो है स्वयं एक सामाजिक समरसता में बाधक बने हुए हैं। और यहां पर उनके अंदर में एक ज्योति जगी कि बिना शिक्षा प्रसार के समाज में चेतना नहीं आएगी। उनका एक बहुत शब्द कविता के रूप में है कि विद्या बिना मती गेली, मती बिना नीति गेली। मतलब विद्या के बिना मती गई और मती के बिना नीति के विचार भी गए, नीति बिना गति गेली, गति बिना वित्त गेली। मतलब गति गई तो वित्त अर्थात धन भी गया, वित्त बिना शूद्र खचले, इतने अनर्थ एक अविद्या ने केले। मतलब विद्या के बिना शूद्र और एक अविद्या के कारण इतना अनर्थ हुआ। उन्होंने समझ लिया कि अगर देश की स्वतंत्रता की चिंता है तो सबसे पहले सामाजिक समरसता लानी पड़ेगी, और इसका बदलाव शिक्षा से ही हो पाएगा। तो वहीं से उनके जीवन में एक शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा। शिक्षा के लिए उनका जीवन एक समर्पित रूप से। यहां पर एक युवा ज्योतिबा
जाति व्यवस्था, वर्ण वर्ग भेद, छुआछूत, अस्पृश्यता, सबके कारण का स्रोत निकाल रहे थे कि हमें शिक्षा का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और विशेष रूप से महिला शिक्षा के लिए। और जब महिला विधवा हो जाती हैं उसके बाद में एक विधवा का जो रिहैबिलिटेशन है, अनेक कार्य के प्रश्न का उन्होंने एक शिक्षा को उत्तर ढूंढा और शिक्षा के प्रचार प्रसार में वो जुट गए। गजब की ललक थी। मैं तो उनको जब पढ़ता हूं और समझने की कोशिश करता हूं कि शिक्षा में सिर्फ सोचना ही नहीं था, उनके सोचने हाँ, शिक्षा के प्रचार प्रसार में कुछ इको हो रहा है, देखता हूं मैं। और फिर उन्होंने जब शिक्षा के बारे में बात की तो 1 जनवरी अपन 1947 में आजाद हुए, इसके 100 वर्ष पहले 1 जनवरी 1848 भारत में स्त्री शिक्षा के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है। एक सेकंड, ये म्यूट हो गया भैया आपका। मैंने म्यूट किया था। करुणा जी, चलिए कुछ आवाज फिर से सिग्नल से होगा। 1 जनवरी 1848 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने पुणे में लड़कियों के लिए विद्यालय प्रारंभ किया। और मजे की बात क्या बताऊं, जब उन्होंने विद्यालय प्रारंभ किया तो महिलाओं के लिए किया था, तो लड़कियों के लिए कहां से लाए? विद्यालय की जो पहली विद्यार्थी थी उनकी स्वयं धर्मपत्नी सावित्री जी थी। तो सावित्री देवी फुले उस विद्यालय की प्रथम छात्रा थी। उनका सभी से अनुरोध कि अपने लड़कियों को भेजें और उनसे कराएं। उनके दाता मिला है, उनके पास में प्रथम वर्ष में मात्र 6 लड़कियां मिली थी। उन्होंने 6 लड़की से एक विद्यालय प्रारंभ किया, और ये सिर्फ विद्यालय नहीं था, भारत को बदलने की। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है जी। और यहीं से बुनियाद शुरू होती है विद्यालय की। लेकिन जैसा उनका जीवन है, वो सच मायने में फिल्मी दुनिया के जो हीरो होते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं है। इनका जीवन पूरा उतार चढ़ाव से भरा हुआ और पूरा संघर्ष से भरा हुआ। बातें सुनने में जरूर अच्छी लग रही, शिक्षा को बढ़ाना है, लेकिन अत्यधिक विरोध किनका? विरोध उनके अपने आप का, अपने बिरादरी से और बाकी सब समाज से। कार्य अच्छा जरूर है, लेकिन करना आसान नहीं था। अत्यधिक विरोध। सावित्री देवी का तो अपना जीवन और विरोध से भरा हुआ था। खुद शिक्षा ग्रहण की, घर में भी महात्मा ज्योतिबा उन्हें पढ़ाते थे। बाद में फिर उन्होंने एक गौरव देश के लिए अर्जित किया, प्रथम महिला शिक्षक का भी। दोनों पति पत्नी, इतना संघर्ष था कि उन्हें उनके ऊपर में धूल फेंकना, पत्थर फेंकना, गोबर फेंकना, तिरस्कार करना और न जाने क्या क्या चीज था। लेकिन वहां शक्ति और वहां ताकत, कहां से उनके पास में इतनी शक्ति थी
कि उन्होंने अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया, और उसके बाद में एक के बाद एक उन्होंने 18 विद्यालय प्रारंभ किए हैं पुणे में। लेकिन विरोध तो विरोध था। उनके पिता गोविंद राव को उनके समाज के लोगों ने विरोध किया कि, बहुत लंबी कहानी है लेकिन बस मैं संक्षिप्त में बताऊं तो उनको सिर्फ 2 ऑप्शन दिया गया, या तो आपका ये पुत्र ज्योतिबा ये सब कार्यक्रम को बंद करे, या आपका जाति से बहिष्कार। जब पिता ने अपनी ये बात अपने पुत्र के सामने रखी, सावित्री देवी जी के सामने रखी, तो महात्मा ही थे, गुण तो महात्मा के थे। पिता को त्याग करके घर छोड़ दिया और एक अलग अलग जगह पे स्थापित हुए, और लेकिन शिक्षा के प्रति उनका संघर्ष चलता रहा। लेकिन ज्योतिबा के इस विद्यादान के यज्ञ में बहुत लोगों का उनका पर आहुति दी है, बहुत लोगों ने आहुति दी है। और मैं आपको बताऊं कि भले ही वर्ण विशेष और वर्ग विशेष का आपको एक झलक दिख रही है कि किसी ने विरोध किया, किसी ने किया, लेकिन उनके साथ में उनके ब्राह्मण मित्र भी थे और उनके विद्यालय में ब्राह्मण शिक्षक भी थे। तो विद्यार्थी तो थे ही। विरोध अपनी जगह पे था, लेकिन मन में समरसता, एक महात्मा गुण उनके पास में पला बढ़ा था, और वही गुण उन्हें हम एक और बेहतर कार्य करने के लिए आगे प्रेरित कर रहा था। ये उस समय की बात थी जब हम पराधीन थे अंग्रेजों के में, और ऐसे समय में भी एक प्रसंग भी आता है कि एजुकेशन इंस्पेक्टर पुणे में थे, उनके सभी विद्यालयों की गुणवत्ता को चेक कर रहे थे। तो महात्मा ज्योतिबा के विद्यालय का एक बच्चे का जब गुण देखा गया तो वो सर्वश्रेष्ठ पाया गया, और एक बच्चे से पूछा भी गया था, ये ऐसा प्रसंग है कि मेजर कैंडी ने एक ऐसा प्रसंग दिया था कि बच्चे तेरे को आपको क्या इनाम चाहिए करके, तो उसने बोला था कि मुझे पुस्तकालय चाहिए। खुद तो बदले, बच्चों को भी बदला। और अंग्रेजों ने उनका बहुत सम्मान किया था। जब जब उनके इस पूरे संघर्ष को उन्होंने देखा, अंग्रेजों ने बहुत उन्हें हमेशा तो नहीं कहूंगा, लेकिन धीरे धीरे जब उनके एक संघर्ष ने एक अपना एक स्वरूप लेना लगे तो उन्होंने भी स्वागत किया। और आप ये देखिए कि वो खुद मिशन स्कूल में पढ़े, उनके विद्यालय में भी क्रिश्चियन टीचर भी थे, और चारों तरफ वातावरण भी वहां पे उस समय अंग्रेज का ही था, लेकिन इन्होंने अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ा। जो अध्ययन किया था विद्या के साथ में, अपने जितने भी गुण थे वो वीडियो है ना? हाँ ठीक है। और यहीं से उनके और कार्यक्रम बने जिसमें उन्होंने स्त्री और दलितों में शिक्षा प्रसार के साथ में विधवाओं के सुखी जीवन के लिए भी का कार्य किया। एक और भी था कि निर्धन श्रमिक और किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत सुंदर कार्य किया। मुझे तो एक पढ़ने को आया है कि वो शायद 200 एकड़ की जमीन का फार्म हाउस भी बनाए थे, एक मॉडल फार्म, जिससे कि किसानों को एक नए नए प्रयोग करके हम उनके खेती किसानी को कितना सुंदर कर सकते हैं। तो बस उनके जीवन में मुझे ये दिख रहा था कि जो दिल में था वही उनके कर्म क्षेत्र में भी था, वही उनके विचार में था, और विचार में जो था वही उनके नीति में भी था। तो जो वो बोलते थे उन्होंने वही किया। किताबें भी लिखी, गुलामगिरी जैसी किताबें भी थी, और एक संगठन बनाया था, सत्य शोधन संगठन। उसमें भी उन्होंने समाज के हर वर्ग को शामिल करके उनके लिए क्या उपलब्धि कर सकते हैं, और युवा वर्ग से लेकर हर एक वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए सत्य शोधन समाज बहुत सुंदर काम किया, बहुत नाम हुआ था।
19 मई 1888 यह दिन था जब महात्मा उन्हें उपाधि दी गई थी। और जब महात्मा उपाधि दी गई थी मुंबई में, तो उन्होंने बहुत सुंदर शब्द बोला था कि मित्रों, मैं एक साधारण मनुष्य हूं और मैं मनुष्य के रूप में ही जीवित रहना चाहता हूं। अब मुझे ऐसी पदवी देकर मनुष्य के बीच में से उठाए नहीं। हम सब परमेश्वर के ही संतान हैं। गोष्ठी है, वहां पर एक यही मतलब की बात आ रही है कि महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत का पुनर्जागरण। यह स्थिति पूर्णतः करीब करीब आज से 150 वर्ष के पूर्व की स्थिति का चित्रण है, परंतु आज की स्थिति में यह कितना परिवर्तन आया है। स्कूली शिक्षा आज सुलभ तो हुई है, परंतु अभी भी अनेक चुनौती है। शिक्षा मतलब क्या मात्र स्कूल में जाना, अथवा उस ज्ञान को हमारे जीवन में बदलाव का भी है। अगर जात पात, ऊंच नीच, इन सब चीज से मैं अलग नहीं हट पाता हूं, तो ये शिक्षा भी एक हम सब के लिए एक समीक्षा का विषय है। क्या ये इस परिवर्तन अगर हमारे अंदर में नहीं हुआ तो एक शिक्षा के लिए क्या सफिशिएंट है? मूलतः पहले तो सिर्फ 4 वर्ण में बटा हुआ था समाज, और वास्तविक स्थिति ये हो गई है कि हर वर्ण में अनेक सब वर्ण बन गए हैं और वो अधिक ज्यादा प्रबल हो गए। सामाजिक एकता नहीं, जाति में फूट है। और यहां पे मुझे एक आता है स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। क्या हम किसी को भी, जिस भी वो रूप में है, कैसा भी उसका बैकग्राउंड है, क्या हम उसे स्वीकार कर पाते हैं, या हम स्वीकार कर रहे हैं, या वो मुझे, मैं जैसा भी हूं वैसा स्वीकार कर पा रहे हैं या कर ले सकते हैं? सच मानिए, जिस दिन ये स्वीकार्यता आ जाएगी, अंदर से प्रेम का उदय होगा, और यही प्रेम एक सुदृढ़ समाज को विकसित करेगा, और यही प्रेम एक राष्ट्र प्रेम के रूप में विकसित होगा। नहीं तो हम सब बिखरे हुए हैं और जाने अनजाने में डिग्री भले ढोए हुए हों, अज्ञानता को ही लेके चल रहे हैं। तो आज जब हम महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती के बारे में विचार करते हैं, तो सिर्फ उनके जो विचार हैं आज भी हमारे लिए एक ज्योति का काम कर रहे हैं। एक वैसे ही प्रेरक प्रसंग हैं कि ये मुझे कितना ज्यादा प्रेरित करते हैं व्यक्तिगत रूप से, और हम सब श्रोतागण कितने सामूहिक रूप से अपने आप के लिए एक विश्लेषण का मौका मिलता है कि हम सब के लिए ज्योतिबा एक प्रेरणा स्रोत बने, और हम सब सामाजिक समरसता के लिए ऐसे कार्य करें जिससे कि राष्ट्र प्रेम हमारे अंदर में जगे, और हम सब इस अवसर का लाभ उठाकर अपने जीवन को एक सकारात्मक दे सके। इसी में ही हमारे शिक्षा मंत्री जी का एक सुंदर से 4 लाइन मुझे मिली। मैं इसी बात के साथ में अपने आप को, अपनी वाणी को विराम दूंगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी निरंक जी का 4 लाइन है। न वर्ग वर्ण है कहीं, न वर्ग वर्ण है कहीं, न ऊंच नीच है कहीं, न जात पात रंजिशे कहीं, रंग भेद भी नहीं। आदर्श रस्म रीत है, मधुर मिलन की प्रीत है, ईश्वर की दी ये जिंदगी सभी यहां मनमीत है। इसी विचार के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आदरणीय डॉक्टर पुनीत राय जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात को हम सामने रखें और हमें मार्गदर्शन दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मैं इसके साथ साथ में एक छोटी सी बात और रखना चाहता हूं कि विवेकानंद स्टडी सर्कल से और माननीय करुणानिधि जी से मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर की जयंती में भी ऐसे ही अनेक विद्वान से अपना परिचय करवाएं और हम सब श्रोतागण इसी रूप से लाभान्वित हो सके। डॉक्टर पुनीत राय सर, आपका सादर आमंत्रण। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। बेहद आत्मीय और हम सबके प्रेरक करुणानिधि भैया, इंगोले सर और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए देश के विभिन्न हिस्सों से जो सभी श्रोतागण हैं, प्रतिभागी गण हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 11 अप्रैल ज्योतिबा फूले की जयंती है। ठीक 2-3 दिन पहले 9 अप्रैल को राहुल सांकृत्यायन की जयंती थी और आज से 3 दिन बाद भीमराव अंबेडकर की जयंती है। साथियों, इन तीनों व्यक्तित्वों में एक अद्भुत समानता है और वह समानता है कि सामाजिक न्याय के प्रति, बंधुता के प्रति, मानवीय गरिमा के प्रति एक समान प्रतिबद्धता इन तीनों महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व में हमें दिखलाई पड़ती है। हम क्यों ज्योतिबा फूले की जयंती मनाएं? क्या मिलेगा? 21वीं सदी का यह जो दौर है, उपभोक्तावाद अपने चरम पे है, चमचमाती हुई सदी का यह जो दौर है, टेक्नोक्रेट पीढ़ी जो दिन रात मोबाइल में डूबी हुई है, उतरा रही है, क्या मिलेगा उसे ज्योतिबा फूले को? तो मैं यही कहना चाहूंगा, अंबेडकर को, फूले को, लोहिया को या किसी भी अन्य महापुरुष को जितना हम याद करेंगे, जितना हम उनकी चर्चा करेंगे, सत्संग नहीं, जितना हम उन पर संगोष्ठी करेंगे, न्याय के प्रति, बंधुता के प्रति, समरसता के प्रति हमारी समझ और संवेदनशीलता उतनी ही पुख्ता होती जाए। मैं आप लोगों को भारतीय नवजागरण के बृहद परिप्रेक्ष्य में ज्योतिबा फूले का क्या अवदान है, क्या भूमिका है, आगे आने वाले दौर को, आगे आने वाले जो राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता है, व्यक्तित्व हैं, नेता हैं, अगुआ हैं, उनको कैसे फूले प्रभावित करते हैं, इतिहास पे क्या छाप छोड़ते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर सिलसिलेवार ढंग से बतलाऊंगा, अपनी बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। बहुत कुछ इंगोले सर ने विस्तार से बतलाया, उनका जो जीवन है, उनका जो परिवेश है, जीवन के विभिन्न चरणों में किन किन संघर्षों को, अवरोधों को, चुनौतियों को उन्हें सामना करना पड़ा। साथियों, जितना मैंने अध्ययन किया ज्योतिबा फूले पे, उसका निचोड़ यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो वह यह है कि बुद्ध की करुणा है उनके पास और कबीर जैसी तलखी है, बेबाकी है फूले के पास। बुद्ध की जो अपार करुणा है बहुजन के प्रति, सबके कल्याण की जो शुभेच्छा है, वैसी ही शुभेच्छा और उस शुभेच्छा की परिधि में कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई अवर्ण नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई पुरुष नहीं है, कोई स्त्री नहीं है, सभी मनुष्य समान हैं। ऐसी उदार अपरिमित करुणा हमें ज्योतिबा फूले के जीवन में, उनके कार्यों में दिखलाई पड़ती।
और तलखी कितनी है, बेबाकी कितनी है, अगर इसे देखना हो, जानना हो, तो सिर्फ एक किताब मैं सुझाऊंगा। बहुत छोटा सा उनका एक नाटक है, तृतीय रत्न पढ़े। किस तरह से पुरोहितवाद के जो विभिन्न आयाम हैं, शास्त्रों का बार बार हवा वेद को, कूप मंडूकता को, एक धार्मिक दास्ता को, आम जन के ऊपर जो गरीब है, विपन्न जो है, जो निरक्षर है, बेहद भोला भाला है, किस तरह से उसको ग्रसता है, उसकी धज्जी जिस तरह से उड़ाते हैं। आप उस नाटक को जब बात पढ़ेंगे तो बार बार आपको कबीर की याद आएगी। लगता है कि लहर तारा काशी का कबीर पुणे में आकर के बोल रहा है, लिख रहा है। ऐसी तलखी है, ऐसी बेबाकी। लेकिन इस तलखी बेबाकी के बावजूद पूरे ज्योतिबा फूले के जीवन को जब हम देखेंगे तो वो कहीं पे भी कट्टरता, संकीर्णता के शिकार नहीं होते हैं। संकुचित, संकीर्ण सोच, सरोकार उनके नहीं है। और जब हम इन महापुरुषों को एक खास वर्ग का, खास क्षेत्र का, खास जाति का महापुरुष सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो इनके कद को हम कम करते हैं। मित्रों, महापुरुष जो होते हैं वह किसी क्षेत्र विशेष के, किसी जाति विशेष के नहीं होते। उनका जो संदेश होता है वो समूची मानवता के लिए, समूचे समाज के लिए होता है। तो ज्योतिबा फूले के पास जब मैं आता हूं तो मुझे समरसता की समझ मिलती। ज्योतिबा फूले के पास जब मैं आता हूं तो मुझे दृढ़ता को जीवन में कैसे उतारें यह विवेक मिलता है। ज्योतिबा फूले के पास जब मैं आता हूं तो तमाम अवरोधों के बावजूद, तमाम विरोधों के बावजूद अपने मत पे, अपने सिद्धांत पे, अपने राह पे कैसे डटा रहना चाहिए, यह निर्भयता मुझे मिलती है। ज्योतिबा फूले के पास जब मैं आता हूं तो मुझे कथनी और करने की एक रूपता मिलती है। मेरे लिए ज्योतिबा फूले यह है। अब भारतीय नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में 19वीं सदी के भारत के इस महान व्यक्तित्व को जब हम देखते हैं तो कई अनोखी विशेषताएं। मित्रों, 19वीं सदी की वह सामाजिक सांस्कृतिक परिघटना जिसे इतिहासकारों ने भारतीय नवजागरण कहा, उस भारतीय नवजागरण को राजा राम मोहन राय से लेकर के गांधी, टैगोर, अंबेडकर तक जब आप देखेंगे तो वह नवजागरण है क्या? वह नवजागरण और कुछ नहीं है, अपनी अस्मिता के अन्वेषण का, तत्कालीन परिस्थितियों के परिष्कार का एक विराट उद्यम है, एक विराट राष्ट्रीय उद्यम है। यही है भारतीय नवजागरण। और यह उद्यम जो संपन्न होता है वह एक नई चेतना के आलोक में संपन्न होता है। और वह नई चेतना क्या है? पश्चिम से संपर्क के कारण, ब्रिटिशों से संपर्क के कारण जब भारतीय बुद्धिजीवी पश्चिम के ज्ञान और विज्ञान से, वहां के जो लोकतांत्रिक विचारों से, राष्ट्रीय विचारों से परिचित होते हैं तो यहाँ के बुद्धिजीवियों के ऊपर एक उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों का सहारा लेते हुए, भक्ति काल की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं कि यदि इस्लाम नहीं भी आया होता तो इस भक्ति काव्य का 12वां आना वैसा ही होता जैसा कि आज है। यदि अंग्रेज भारत में नहीं आए होते तो क्या हमें राजा राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद, फूले, रनाड़े, केशवचंद्र सेन मिलते?
मित्रों जरूर मिलते। इतिहास की जो स्वाभाविक गति है, यह नवजागरण जो 19वीं सदी में घटित हो रहा था, हो सकता 50 साल बाद शुरू होता, लेकिन होता शुरू जरूर। इतिहास की अपनी स्वाभाविक प्रक्रियाओं के कारण जब इस नवजागरण को हम देखते हैं तो पाते हैं, चाहे बंगाल का ब्रह्म समाज हो, चाहे वो प्रार्थना समाज हो, सत्य शोधक समाज हो, आर्य समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, नाम भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है, अगुआ भिन्न है, लेकिन कुछ समानताएं हैं जो इन्हें एक जैसा बनाती। और वे समानताएं क्या हैं? भिन्न स्वर में, भिन्न भाषा में, भिन्न मुखों से एक ही बात कही जा रही है। और वह बात क्या है? वह बात है जाति, क्षेत्र, लिंग, भाषा से मुक्त एक जो बृहद बंधुत्व का भाव है, एकता का जो भाव है, उसकी ये सब वकालत करते हैं। जाति पात, अस्पृश्यता, ऊंच नीच तत्कालीन भारतीय समाज में ये जो बुराइयां अत्यंत भयावह रूप में विद्यमान थी, उन बुराइयों पे ये नवजागरण के जो नायक हैं, जो अगुआ हैं, वो अत्यंत तीखे शब्दों में, अत्यंत तल्ख तेवरों के साथ प्रहार करते। ऐसा प्रहार मध्यकाल में हम लोगों ने कबीर के यहाँ देखा था और आधुनिक काल में इन नवजागरण के नायकों के यहाँ देखते हैं, चाहे वो फूले हों या विवेकानंद। पढ़िए विवेकानंद, जिस तरह से पुरोहितवाद के ऊपर जो ऊंच नीच की व्यवस्था को मनुष्य में जो फांक पैदा करता है, जो मनुष्य की क्षमताओं को शास्त्रों से दबाने की कोशिश करता है, जो मनुष्य की तर्कणा को धार्मिक कर्मकांडों के जंजाल में फंसाने की कुचेष्टा करता है, उन पुरोहितों के ऊपर, उस ऊंच नीच वाली व्यवस्था के ऊपर जितना प्रहार स्वामी विवेकानंद ने किया, अगर नाम हटा दीजिए तो लगेगा कि कौन व्यक्ति। फूले को भी जब हम देखते हैं तो ऐसा ही पाते हैं। दूसरी बात, भारतीय समाज में एक बड़ा वर्ग जो जीवन के मूलभूत अधिकारों से, जो मनुष्य की गरिमा और आत्मसम्मान से संबंधित होते हैं, उनसे वंचित था। जो तथाकथित दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, एक सुनियोजित ढंग से उसको किस तरह से हाशिए पर रख दिया गया। भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास अपनी तमाम महानताओं के बावजूद हम इस सच्चाई से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि इसी भारत में, 19वीं सदी के ही भारत में, पुणे में पेशवाओं के राज में जिस तरह का घिनौने ढंग से विद्यमान थी ऊंच नीच की व्यवस्था, उसे देख करके पश्चिम के लोग विस्मित हो रहे। जिस भारत को उन्होंने उपनिषदों के माध्यम से जाना था, वेदों के माध्यम से जाना था, उस भारत को जब यहाँ के वर्तमान में देखते हैं तो विस्मित होते हैं। कितना अंतर है, दर्शन में कितनी ऊंचाई है, चिंतन में कितनी उदात्तता है, और व्यवहार छाया से भी बचने की कोशिश करते थे। यह परिवेश था फूले का। दूसरा जो बड़ा वर्ग भारतीय व्यवस्था में एक घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, वह था स्त्री समाज। तो इस नवजागरण के जितने नायक हैं, स्त्री मुक्ति की बात करते हैं, सती प्रथा के विरोध की बात करते हैं, विधवाओं की दयनीय दिशा पे उंगली उठाते हैं, विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं, और आगे बढ़ करके स्त्रियों को की शिक्षा की बात करते हैं। चाहे वो दयानंद हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो फूले हो, सारे लोग स्त्री शिक्षा की बात करते हैं। तेवर भिन्न हो सकते हैं, लेकिन है सबके यहाँ।
तो ये कुछ मूलभूत समानताएं हमें दिखाई पड़ती हैं। और एक और समानता कि लगातार जो अंग्रेज इतिहासकार थे, अंग्रेज जो बुद्धिजीवी थे, यूरोपीय जो मिशनरीज थी, वो बार बार सिद्ध कर रही थी कि यह तो असभ्यों का देश है। यहाँ की स्त्रियों को देख करके, यहाँ के एक बड़े वर्ग को दयनीय जीवन को देख करके कई तरह की धारणाएं विकसित कर ली गई थी, जिनका उद्देश्य था अपने साम्राज्यवादी हितों की पूर्ति करना। इस राष्ट्र के सदियों से चले आ रहे इस राष्ट्र के मनोबल को कुंठित करना, उनके मन में यह बात जमा देना कि तुम गुलाम होने के लिए ही बनेगा। तो नवजागरण के जो चिंतक हैं, यह अन्वेषण करते हैं अपने राष्ट्र का, अपनी संस्कृति का, अपनी परंपरा का, अपने अतीत का। और जब अन्वेषण करते हैं, अपने धर्म का पुनर्पाठ करते हैं, अतीत का जब पुनर्पाठ करते हैं, तो उन्हें एक ऐसे भारत का साक्षात्कार होता है जो शाश्वत भारत है, मृत्युंजय भारत है, चिन्मय भारत है। तमाम अवरोधों, आक्रमणों, आपदाओं के बावजूद जो अत्यंत प्राचीन काल से प्रवहमान होता हुआ आज तक चला आ रहा है। और इस भारत की जब दयनीय दशा, दयनीय वर्तमान को देखते हैं, तो क्षोभ से, पीड़ा से ये नवजागरण के नायक भर उठते हैं और कोई ब्रह्म समाज बनाने लगता है, कोई आर्य समाज बनाने लगता है, कोई प्रार्थना समाज बनाने लगता है। सबका उद्देश्य एक ही, जागरण और सुधार। तो यह है भारतीय नवजागरण। इसी भारतीय नवजागरण के एक महान नायक हैं ज्योतिबा फूले। साथियों, 1827, आज 11 अप्रैल 1827 से लेकर 1890 तक का जीवन काल है ज्योतिबा फूले का। इस जीवन काल को जब हम देखते हैं, और यह जो जीवन काल है, इस काल में जब हम पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो एक से एक विभूतियां हमें दिखती हैं, जिनके विचारों की दीप्ति से 21वीं सदी में मुझ जैसा बैठा हुआ एक अध्येता, एक शिष्य साधक भी प्रकाश पा रहा है, और मेरे जैसे न जाने कितने युवा प्रकाश पा रहे हैं। यह 1827 यह वही काल है जब बंगाल में राजा राम मोहन राय सती प्रथा की समाप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। यह वही काल है जब छत्तीसगढ़ में, मैं जोर दे करके कहना चाहूंगा कि जिस छत्तीसगढ़ से, जिस शहर अंबिकापुर से मैं अपनी बात आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं, इसी छत्तीसगढ़ के एक महान संत हुए हैं गुरु घासीदास। गुरु घासीदास को हम संत कह करके उनके अवदान को थोड़ा कम करते हैं, उन्हें हम धार्मिक, आध्यात्मिक खांचे में ढकेल करके उनके अवदान को हम कम करते हैं। मैं उन्हें भारतीय नवजागरण के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। वह गुरु घासीदास मनखे एक समान बात कर रहे हैं। 1850 में उनकी मृत्यु हुई। जिस समय ज्योतिबा सक्रिय हैं, पिता के बारे में मैंने बतलाया, इंगोले सर ने, आदरणीय इंगोले सर ने बतलाया कि 9 माह के जब थे तभी माता की मृत्यु हो गई थी, और मौसेरी बहन सगुणा बाई ने पालन पोषण किया। जब यह प्रसंग मैं पढ़ रहा था, मुझे बार बार तथागत की याद आ रही थी। तथागत की माता भी तो कम समय में ही चली गई।
और तथागत का भी पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी महामाया ने की। पिता चाहते गोविंदराव दूसरा विवाह कर सकते थे, लेकिन नहीं। सगुणाबाई एक मिशनरी के यहां आया का काम करती थी। पश्चिम के विचारों को, व्यवहारों को वह नजदीक से देख रही थी, पालन पोषण करती हैं ज्योतिबा फूले का। और उनके मन में हार्दिक इच्छा है कि बड़ा होकर के यह फूले फादर बने, क्योंकि वह देख रही थी कि समाज में फादर का जो सम्मान था वैसा सम्मान मेरे ज्योतिबा को भी मिले, ऐसी उनकी इच्छा थी। ज्योतिबा ने जो कुछ लिखा आप उसको पढ़िए। बड़े आदर के साथ उन्होंने सगुणाबाई को याद किया। यदि सगुणाबाई नहीं होती तो शायद यह जो महापुरुष है हमारे सामने ज्योतिबा फूले, वह भी इस रूप में नहीं रहते। शिक्षा के प्रति समाज में व्याप्त जो अमानवीय स्थितियां हैं उनके प्रति, स्त्री विशेषकर स्त्री शिक्षा के प्रति, स्त्री के स्वाभिमान, स्त्री की गरिमा, आत्मसम्मान के प्रति एक जो संवेदनशीलता ज्योतिबा फूले के यहाँ हमें दिखाई पड़ती है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका सगुणाबाई। सर ने बताया कि किस तरह से 1833 में प्रवेश होता है, फिर पारिवारिक दबाव के कारण, जातिगत दबाव के कारण, समाज के दबाव के कारण बीच में स्कूल छोड़ना पड़ता है। पुनः 1843 में प्रवेश कर उसी स्कॉटलैंड मिशन स्कूल में प्रवेश करते हैं और 47 में वह प्रथम श्रेणी के साथ उत्तीर्ण कर करके पढ़ लिख करके बाहर निकल। और 1848 इसके पहले एक महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी ज्योतिबा फूले के साथ, और वह घटना है सावित्रीबाई के साथ इनका विवाह। मित्रों, भारतीय इतिहास में बहुत कम ऐसे दंपत्ति होंगे जो एक उद्देश्य को लेकर के, जिन्होंने अपने पूरे दाम्पत्य को, अपनी भिन्न भिन्न अस्मिताओं को, अस्तित्व को एकाकार करते हुए समर्पित कर दिया है। ऐसे ही एक दंपत्ति है ज्योतिबा भाई फूले और सावित्रीबाई। आगे भारतीय राजनीति में जब हम मोहनदास करमचंद गांधी और कस्तूरबा को देखते हैं, जिस तरह एक मन के साथ, एक लय, एक तान होकर के सार्वजनिक जीवन में उन दोनों की सक्रियता हमें दिखाई पड़ती है। सावित्रीबाई और ज्योतिबा राय फूले मानो गांधी और कस्तूरबा संस्करण। ऐसी लक्ष्य के प्रति, अपने जनहित के उद्देश्य के प्रति, समाज सुधार के अपने उद्देश्य के प्रति ऐसी एक लयता, ऐसी एक तानता हमें इस पति पत्नी में दिखाई पड़ती। एक और दिलचस्प उदाहरण मैं देना चाहूंगा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा। कैसे एक विशेष उद्देश्य को लेकर के मनुष्य के अंदर निहित जो दैवीय शक्तियां हैं उनको कैसे प्रकट किया जाए, उन्हें कैसे पूर्ण किया जाए, इस उद्देश्य को लेकर के कैसे ये दोनों साधक की पत्नी होकर ये दोनों कैसे साधक बन जाते हैं, यह भी बहुत रोचक वचन है। 1848 मेरे मित्रों, आप सभी अध्येता हैं।
मैं नहीं जानता हूं कि मुझे कितने लोग सुन रहे हैं और कहां कहां से लोग सुन रहे हैं, लेकिन यह मैं मानता हूं कि जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहा है, निश्चित तौर पे कई मामलों में वह संवेदनशील है। वह संवेदनशीलता ही आपको आज 21वीं सदी के इस दौर में 150-200 वर्ष पुराने एक व्यक्तित्व के बारे में सुनने के लिए प्रेरित कर रही है। 1848 वह वर्ष है जब दुनिया के इतिहास में एक महान घटना घटती है, और वह महान घटना है 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन। दुनिया के मजदूरों यह एक छोटी सी लघु पुस्तिका पूरे विश्व में जो अपूर्व हलचल का प्रसार करती है, ऊर्जा का जो प्रसार करती है, वह अभूतपूर्व था। उसी 1848 में भारत में भी एक बड़ी घटना घटी, और वह घटना क्या है? वह घटना है किसी भारतीय के द्वारा पहली बार स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए कोई पाठशाला खोली गई पुणे। इसके पहले गर्ल्स एजुकेशन को लेकर के कलकत्ते में, मुंबई में मिशनरियों के द्वारा, मेरी आवाज साफ आ रही है ना करुणानिधि जी? जी अभी रुक गया था, अभी आ रही है। हाँ, साफ आ रही है ना आवाज? जी हाँ, जी हाँ, जारी रखें जी, आ रही आवाज आ रही है। इसके पहले मिशनरियों के द्वारा खोले गए थे स्त्री शिक्षा के लिए पाठशालाएं, स्कूल, लेकिन पहली बार 1848 में किसी भारतीय ने, और वह भारतीय तथा कथित उच्च जाति में जन्मा हुआ नहीं था, किसी राजवंश से संबंधित नहीं था, कुलीनता तथा कथित जो कुलीनता है, अभिजात्यता है, उसका जो अहंकार, उसका जो गर्व, उसका जो गौरव, ऐसी कोई विरासत, ऐसी कोई ख्याति उसके पास नहीं। वह एक ऐसे वर्ग का था, व्यक्ति नहीं, एक युवा। 1817 में 27 में तो जन्म हुआ, आप हिसाब लगा लीजिए कि उस समय अवस्था कितनी रही होगी। एक युवा जो अभी अभी पढ़ के निकला है, सोचिए वह कितना दूरदर्शी है। वह भारतीय समाज के उस मर्ज पे प्रहार कर रहा है जो सबसे प्रमुख मर्ज है, जिस चीज को, जिस पराधीनता को 400-500 साल पहले तुलसीदास ने देखा था, कत विधि नारी सजी जगमाही, पराधीन सपने हूं सुख नाही। उस पराधीनता की वजहों के ऊपर वह युवा चोट कर रहा है। और इसी वर्ष मई में ज्योतिबा फूले वह पहले भारतीय हैं जो अछूतों के लिए, तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था में जो वर्ग अछूत था, उसके लिए पहली पाठशाला खोलते। और ये मामूली घटनाएं नहीं है। आज स्त्रियों को या भारतीय सामाजिक व्यवस्था में निचले पायदान पे रहने वाली जातियों को हम जब पढ़ते हुए देखते हैं तो सामान्य चीजें ये सब हमें लगती हैं, लेकिन आज से 150-200 साल पहले ये किसी अजूबा से, किसी अचंभा से कम नहीं थी। और इन चीजों को शुरू करने का मादा, साहस भी सबके बूते में नहीं। इसके लिए बड़े जिगरा की अपेक्षा थी, बड़ी सोच की आवश्यकता थी, कीमत चुकाने के लिए तैयार होना पड़ता था। अपनी जाति वालों का विरोध झेलना पड़ा तथा कथित उच्च जातियों का विरोध झेलना पड़ा। कई तरह की टीका टिप्पणियां, लांछन लाए, जाति बहिष्कृत करने की तक धमकी दी गई। और हद तो, अति तो तब हो गया जब पिता अपने बेटे से कहता है,
या तो यह छोड़ दो या तो घर छोड़। सोचिए कितना दबाव रहा होगा उस समय। और ज्योतिबा बेहिचक निर्णय लेते हैं गृह त्याग, घर छोड़ दे। ऐसी उद्देश्य के प्रति निष्ठा ज्योतिबा फूले के यहां हमें दिखाई पड़ी। 4-5 साल के अंदर ही महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में 15-16 स्कूल वह खोलते। जिन लोगों ने कभी विरोध किया था, मैंने आपको एक और रोचक चीज बताऊं। एक पिछड़े वर्ग से आते थे ज्योतिबा, दलितों की दयनीय दशा से विचलित थे, स्त्रियों की दयनीय दशा से विचलित थे, लेकिन उनके स्कूल के जो दरवाजे थे वह किसी खास जाति वर्ग के लिए ही नहीं थे। जब पहली पाठशाला, कन्या पाठशाला उन्होंने खोला, उसमें 6 लोग थे, जिसमें 4 ब्राह्मण, 1 मराठा और 1 गरीब। मैं इन बातों का जिक्र इस नाते कर रहा हूं कि आप यह सरलीकरण मत कर लीजिए कि ज्योतिबा सिर्फ दलितों के महापुरुष हैं, दलितों के नेता। यदि आप यह सरलीकरण करते हैं तो जिन उद्देश्यों, जिन सिद्धांतों को लेकर के इन महापुरुषों ने अपने जीवन का उत्कर्ष कर दिया, उसे आप भुलाते हैं। उनके स्कूल में कत्रे नामक एक ब्राह्मण शिक्षक भी थे। उनके कई ब्राह्मण मित्रों ने समथिंग टाटिया करके है, जिन्होंने अपनी हवेली दी थी इनको। 5 रुपए प्रतिमास स्कूल के लिए अनुदान जो देते थे, तो सिर्फ पिछड़ी जाति के लिए ही नहीं, सबके लिए इनके स्कूल का दरवाजा खुला। और नतीजा निकला, शुरू में जब कोई नया कार्य होता है, लोग खिल्ली उड़ाते हैं, उपहास करते हैं, उलाहना देते, टीका टिप्पणी करते, तमाम तरह के मनगढ़ंत लांछन लगाते। कोई भी महापुरुष इन चीजों से बचा नहीं, चाहे वो यीशु हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो कबीर हो, तुलसी हो, गांधी हो, सब पे लगा। विवेकानंद, कम लांछन लगाया लोगों ने विवेकानंद के ऊपर, उनके चरित्र को लेकर, उनकी राष्ट्रीय धार्मिक निष्ठाओं को लेकर कम आरोप लगे। खैर, प्रशंसा होती है। और तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार है, उसके जो शिक्षा सचिव हैं, वह एक सार्वजनिक सभा करते हैं और उस सार्वजनिक सभा में सभी लोग ज्योतिबा के इन कार्यों की प्रशंसा करते। स्त्री शिक्षा को लेकर के जो उनका कार्य है, यह हम लोगों ने देखा। विधवाओं को लेकर के उनके एक गुरु थे, लहुआ जी, वो अति शूद्र जाति के थे। उनकी बेटी 9 साल की है, उसको जब मुंडित मस्तक देखते हैं तो बड़ा कष्ट होता है, अंदर तक खिल जाते हैं युवा ज्योतिबा। और इस बुराई को भारतीय समाज से दूर करने का संकल्प। ब्राह्मणी काशीबाई जो आत्महत्या करने जा रही थी, उसे रोकते हैं, उसके अवैध संतान को अपनाते हैं, अपना नाम देते हैं। समाज की स्थापित मान्यताओं के विरुद्ध जाने का ऐसा अड़िग साहस ज्योतिबा के यहां हमें दिखा। जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तौर तरीकों का वह विरोध करते हैं, उन्हीं ब्राह्मणों को वह मुक्त मन से अपनाते हैं। ऐसी उदारता ज्योतिबा के यहां हमें दिखती है, मिलती। खैर, आगे वह 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना
दयानंद मुंबई में करते हैं। उसके पहले महाराष्ट्र में रानाडे इत्यादि केशव चंद्र सेन के प्रतिज्ञों के फलस्वरूप प्रार्थना समाज सक्रिय था। 48 में ही एक परमहंस समाज था जो जाति पात का विरोध कर रहा था, लेकिन गुप्त रूप से, खुलेआम रूप से। 1873 सत्य शोधक समाज की स्थापना। जरा इसके जो 6 सिद्धांत हैं उनको देखिए। नई बात कोई नहीं है। ये जो बातें हैं ये 400-500 साल पहले संत और भक्त कवियों ने, चाहे वो महाराष्ट्र के हों, चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान इत्यादि जगहों, बिहार के हों, कह चुके। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बातें वहां कही जा रही थी जो पेशवाओं की राजधानी थी, ब्राह्मणों का जो केंद्र था पुणे। इन बातों को कहने के लिए जिस तरह का साहस होना चाहिए वह साहस था ज्योतिबा फूले के। क्या है? ईश्वर एक, और ईश्वर की भक्ति का सबको अधिकार है। भक्त और भगवान में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं। मनुष्य जाति से नहीं, गुणों से श्रेष्ठ होता है, और कोई भी धर्म ग्रंथ ईश्वर प्रणीत नहीं है और न वह पूर्ण प्रमाण है। परमेश्वर सावयव रूप में अवतार नहीं लेता है, और पुनर्जन्म, कर्मकांड, जब तक, ये सब अज्ञानता है, अज्ञानता मूलक। ये 6 सिद्धांत सत्य शोधक। नाम पे जाए, ज्योतिबा का जो सारा उद्यम है वह सत्य को, सत्व को शोधने के लिए है, कि अन्वेषण के लिए है, अनुसंधान के लिए। धर्म का जो सच्चा रूप है, धर्म जप में, तप में, तीर्थ, बाह्याडंबरों में, कर्मकांडों में नहीं मौजूद है। धर्म तो चित्त की निर्मलता में मौजूद है। धर्म तो परहित की शुभेच्छा में मौजूद है। इस सत्य को का साक्षात करना चाहते थे और समाज को कराना चाहते। यह चिंता है, और इस चिंता का फल है सत्य शोधक समाज। कितनी प्रेरणा मिलती है। महाराष्ट्र की जो जातियां, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था में जो जातियां अवमानना, अपमान को झेल रही थी, ज्योतिबा के इन उद्यमों के द्वारा उन्हें कितना साहस मिलता है, कितनी स्फूर्ति मिलती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इसकी एक छोटी वानगी देना चाहूं, और वह वानगी यह है कि 20वीं शताब्दी के एक महान भारतीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक किताब लिखते हो यार शूद्राज, शूद्र कौन थे, और जब शूद्रों के मूल को, जड़ को, परंपरा को, अतीत को पड़ताल बाबा साहेब जैसा महान अध्येता करता है, इस पुस्तक को वह ज्योतिबा बाई फूले को समझ। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्योतिबा के कार्यों की महत्ता क्या है। यह ज्योतिबा फूले का महत्व है। महाराष्ट्र में जब ज्योतिबा फूले सक्रिय हैं, उसी दौर में तिलक भी सक्रिय है, रानाडे भी सक्रिय, आगरकर भी सक्रिय। ये सभी लोग अपने अपने ढंग से, और ये दिलचस्प बात है, सारे लोग पुणे की, रानाडे इत्यादि ने इतना कार्य किया, चित्पावन ब्राह्मण थे रानाडे और तिलक, कि सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए दिनकर ने लिखा है संस्कृत के 4 अध्याय में, रानाडे इत्यादि के कार्यों से पुणे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तीर्थ बन गया। प्रार्थना समाज है, सार्वजनिक सभा है, कई तरह के लोग सक्रिय। उसी पुणे में ज्योतिबा फूले,
और इनके साथ जो संबंध है, बड़ा व्यक्तित्व के बड़प्पन की पहचान जो अगर हमें करनी है, तो हमें उसके इस एक रूप पे भी ध्यान देना चाहिए कि अपने समकालीनों के साथ उसके संबंध कैसे, वह कितना उनके साथ संवाद स्थापित करता है, सरोकारों में उनके कितनी समानता है, इसको भी हमें देखना चाहिए। और जब हम देखते हैं तो पाते हैं दयानंद जब 75 में पुणे में 1875 में पुणे आते हैं और अपने क्रांतिकारी विचारों को जब पुणे की जनता के सामने वो प्रस्तुत करते हैं, तो वहां का जो अभिजन वर्ग था, जो पुरोहित वर्ग था, टूट पड़ता है। और इस विरोध, चौतरफा विरोध में फंसे दयानंद की रक्षा करते, डट कर खड़े हुए। मामूली मत समझिए ज्योतिबा फूले, अच्छी खासी शरीर थी, कसरती बदन था, अध्ययन भी किया था और पहलवानी भी किया, ठीक। और दयानंद के प्रति, दयानंद के वह मित्र है। क्यों? मित्रता का आधार क्या है? जिस तरह से दयानंद जाति पात का अत्यंत उग्र स्वरों में विरोध कर रहे हैं, सामूहिक भोज, अंतरजातीय भोज और विवाह की बात कर रहे हैं, वैसा ही कुछ कार्य ज्योतिबा का भी। उद्देश्य की समानता दोनों को मित्रवत करती है। और तिलक आगरकर के साथ कैसा संबंध है? यह वही तिलक है जो आगे चलकर के भारतीय राजनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति होने जा रहे हैं। उस तिलक के साथ फूले का जरा संबंध देखिए। 1881 में केसरी और मराठा में लेख जो छपा आगरकर और तिलक का, उस लेख के आधार पर ब्रिटिश राज ने इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 10,000 रुपयों की व्यवस्था करके यही फूले उनकी जमानत करा दी। 10 दिन के बाद जब छूटते हैं ये दोनों, तो पुणे में इनका भव्य स्वागत और इन सारी चीजों की अगुवाई फूले करते हैं। तो अपने समकालीनों के प्रति ऐसी सहृदयता, ऐसी सरोकारों की ऐसी एक रूपता हमें दिखाई पड़ती है फूले के। तो हमने देखा स्त्री शिक्षा, विधवाओं की स्थिति, और जो अवैध संतान, विधवा आश्रम बनवाते हैं, अवैध संतानों को जो मारने की परंपराएं थी, उनका रक्षण पोषण हो, इसके लिए वो व्यवस्था करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ज्योतिबा फूले वह व्यक्ति है जो नवजागरण, भारतीय नवजागरण के इतिहास में वह पहले व्यक्ति है, अगर कहूं, जो मजदूरों और किसानों की बात करते, हितों की बात करते। आगे चल करके जब हम बाबा रामदास और क्या बोलते हैं सहजानंद सरस्वती को देखते हैं, राहुल को देखते हैं, उसकी एक पृष्ठभूमि, उसकी एक पूर्व पीठिका हमें दिखाई पड़ती है ज्योतिबा फूले के। किसानों के हित की बात करते हैं। पुणे नगर पालिका के वह सदस्य बनते हैं 76 में और भरसक कोशिश करते हैं कि जो नीतियां बने, जो कानून बने, वो जनहितैषी, जो चीज जनहितैषी है उसका पूरी सहृदयता के साथ समर्थन करते हैं, और जो चीज जन विरोधी है उसकी पूरी निर्भयता के साथ विरोध करते हैं। एक जनप्रतिनिधि के रूप में ऐसी सक्रियता रही है ज्योतिबा फूले की। अब और आगे जब हम बढ़ते हैं, एक किताब उन्होंने लिखा गुलामगिरी, 16 अध्यायों में, हिस्सों में विभक्त है। और यह गुलामगिरी है क्या? जब मैं ज्योतिबा फूले को पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा और लोहिया को पढ़ा, तो इन लोगों के यहाँ एक बात मैंने कॉमन पाया
और जब गांधी को देखा, वह क्या, ये सारे लोग, विवेकानंद को भी जब देखा, जाति पात को, अस्पृश्यता को, ऊंच नीच को भारतीय समाज पर लगा हुआ सबसे बड़ा कलंक मान और चाहते हैं कि यह व्यवस्था ध्वस्त हो, नष्ट हो। गुलामगिरी इसी व्यवस्था की चीड़ फाड़ करती हुई एक किताब है, तार्किक किताब। मैं आपको बतलाऊं, इस किताब को उन्होंने समर्पित किया है, फूले ने, अमेरिका में जो रंग भेद नीति है, उस रंग भेद नीति का विरोध करने वाले जो अश्वेत लोग थे, जो अमेरिकी थे, उनके प्रति यह किताब उन्होंने समर्पित की। आप अंदाजा लगाइए पुणे के इस व्यक्ति की का विश्वबोध कितना उन्नत रहा है। पुणे से बैठा हुआ वह अमेरिका की घटनाओं को देख रहा है और उन घटनाओं से अपने निष्कर्षों को प्राप्त कर रहा है, सरोकारों के साझेपन को अनुभव कर रहा है। ऐसी विराट समझ ज्योतिबा फूले की। सत्यसार नामक पत्रिका निकालते हैं, सार्वजनिक सत्य धर्म नामक किताब लिखते हैं। सबका उद्देश्य क्या है? समाज में मानवता पुष्ट हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, शास्त्रों की जकड़न में मनुष्य की मेधा ना रहे, वह तार्किक हो, नवोन्मेष शालीन, परस्पर बंधुता हो, समानता हो, न्याय हो, इन्हीं सब चीजों का प्रचार प्रसार हो समाज में, यही मंशा है। आगे हम देखते हैं, मैंने किसानों मजदूरों की बात बताया। सत्य शोधक समाज की प्रेरणा के कारण ही खांडे, या क्या नाम है मैं भूल रहा हूं, वह व्यक्ति भारत का पहला मजदूर संगठन बंबई में स्थापित करता है। सत्य शोधक जो समाज था, वह कई तेजस्वी स्त्रियों को उससे प्रेरणा पा करके निकलती हैं। मुक्ताबाई हैं, पंडिता रमाबाई हैं, इनका गहरा प्रभाव था इन लोगों के ऊपर सत्य शोधक समाज का। तो सत्य शोधक समाज एक नई चेतना, एक नया आलोक, एक नया विवेक, एक नई शक्ति का समाज में, तत्कालीन समाज में संचार कर रहा है। 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, तो इस कांग्रेस की स्थापना से ज्योतिबा बाई फुले बहुत खुश नहीं। क्यों? राष्ट्रीय चिंतन है उनका, इसके बावजूद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खुश इस नाते नहीं है क्योंकि इसमें किसानों और मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं। इसके जो स्थापक व्यवस्थापक हैं, वह समाज के तथाकथित अभिजन वर्ग से, उच्च शिक्षित वर्ग से आते हैं। इस जो संगठन अपने अखिल भारतीय होने का दावा कर रहा है, उसमें समाज के एक बड़े वर्ग, किसानों मजदूरों की भी नुमाइंदगी होनी चाहिए, इस नाते नाखुश है ज्योतिबा। और 1889 में जब मुंबई में अधिवेशन होता है, तो किसानों के हितों पर ब्रिटिश राज में किसान किस तरह से चौतरफा रौंदा जा रहा है, लूटा पीसा जा रहा है, उसके दुख पे, दारिद्र्य पे, विपन्नता, विवस्था पे भारतीय जो तत्कालीन राजनेता है उनकी दृष्टि जाए, ध्यान जाए। ज्योतिबा फूले अधिवेशन जहां हो रहा है, उसके गेट पे किसान का पुतला खड़ा, जिससे इन नेताओं का ध्यान जाए किसान समस्या। 1885 में एक चित्र बनाते हैं, प्रकाशित करते हैं, कराते हैं। एक किसान है, उसके सर पे एक फलदार पेड़ है और उसके फल को पुरोहित खा रहे हैं, महाजन खा रहे हैं, सेठ साहूकार खा रहे हैं, और किसान उस वृक्ष के बोझ से दबा जा रहा है। कितना मार्मिक, कितना संदेशपूर्ण यह चित्र।
तो ऐसी सोच, ऐसी सक्रियता, ऐसे सरोकार ज्योतिबा फूले के रहे। मेरे मित्रों, मेरे साथियों, निश्चित तौर पे यह जो दिन है, यह महत्वपूर्ण दिन है। आगे चल करके भारतीय नवजागरण में ज्योतिबा फूले का जो महत्वपूर्ण योगदान है वह यह है कि नवजागरण जो अस्मिता का जो अन्वेषण कर रहा था, उस नवजागरण को सामाजिक न्याय का आयाम, उसे दलित और स्त्री की मुक्ति से जोड़ने का कार्य ज्योतिबा फूले जैसे महापुरुष करते हैं। 1890 में मृत्यु होती है ज्योतिबा फूले की और 14 अप्रैल 1891 में अंबेडकर का जन्म होता है। तो फूले जहां समाप्त होते हैं, अंबेडकर वहां से शुरू करते। कैसी परंपरा प्रवहमान हो रही है वह देखते हैं जब हम अंबेडकर और फूले को देखते। और आगे अंबेडकर ने क्या किया उसकी फिर कभी चर्चा होगी, फिर कभी बात होगी। आगे भारतीय राजनीति में जाति को लेकर के, ग्रामोदय को लेकर के, किसानों मजदूरों के हित को लेकर के, स्त्रियों के हित को लेकर के जो बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, गांधी के द्वारा, अंबेडकर के द्वारा, उसकी पूर्व पीठिका ज्योतिबा फूले निर्मित करते हैं। यह ज्योतिबा फूले का ऐतिहासिक महत्व है। मुझे लगता है कि मैं काफी बोल गया और समय की मर्यादा है, बातें बहुत हैं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं। और इन महापुरुषों के जीवन का जो संदेश है वह संदेश यही है मित्रों कि एक क्षेत्र को लेकर के, एक वर्ग को लेकर के, एक जाति को लेकर के भारतीय समाज में हम बहुत दूर तक नहीं जा सकते। चाहे मन से, चाहे मन से, बेमन से, आपको सबको साथ लेकर के चलना। और इन महापुरुषों को सिर्फ आप दलित वर्ग का महापुरुष नेता मत बनाइए। ये महापुरुष जिस भारत का, जिस समाज का स्वप्न देख रहे थे, वह स्वप्न तभी साकार होगा जब फूले की जयंती उत्तर प्रदेश में कोई मनाए, जब फूले की जयंती असम में कोई मनाए, जब फूले की जयंती अग्रवाल लोग मनाएं, जब फूले की जयंती यादव लोग मनाएं, जब फूले की जयंती कायस्थ लोग मनाएं। इन महापुरुषों को जाति की जो बंधन उनसे मुक्त कीजिए। इनका जो उदात्त चिंतन था उस चिंतन को ग्रहण कीजिए। मुझे लगता है कि इन महापुरुषों की जयंती मनाने का यही हम लोग का सर्वोत्तम तरीका से। और एक बात कि इन महापुरुषों के पास जब हम जाएं, भक्त बन करके मत जाएं। सत्यशोधक समाज का एक सिद्धांत था कि कोई भी ग्रंथ पूर्ण नहीं है। इन महापुरुषों के जब पास जाइए तो अपने नाक, कान, आंख को खोल के जाइए। महापुरुषों के भी अंतर्विरोध होते हैं। गांधी में अंतर्विरोध, अंबेडकर के यहाँ, सबके यहाँ अंतर्विरोध होते हैं। महानताएं अंतर्विरोधों से मुक्त नहीं होती। तो इन महापुरुषों के पास जब जाइए तो दृष्टि को खुला रखकर उन चीजों को ग्रहण कीजिए जो आज के समय के अनुकूल हो, आज की आवश्यकताओं को अनुकूल हो। जब इस दृष्टि, इस भाव से महापुरुषों के पास आप जाएंगे तो पाएंगे 21वीं सदी के इस दौर में भी ये महापुरुष हमारे लिए आलोक पुंज की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। और जब भक्त भाव से, गदगद भाव से जाएंगे, क्या होगा? इन महापुरुषों को आप मूर्ति बना देंगे और वह मूर्ति किसी चौराहे पे लगी होगी जिसे आते जाते लोग कभी कभार गाहे बगाहे भले देख लें, नहीं तो कोई महत्व नहीं। तो महापुरुषों को
मूर्ति में मत बदलिए। करुणानिधि भैया, तो इन्हीं बातों के साथ बातें बहुत हैं, 8:30 हो रहा है और इतना ही समय था और मुझे लगता है और मैं भी और जोड़ना चाहता था अम्बेडकर से पेरियार से, लेकिन समय की मर्यादा है और मैं इन्हीं बातों के साथ अच्छा एक बात और मैं कहना मिशनरी का प्रभाव रहा क्योंकि इनकी जो मौसेरी बहन सगुणाबाई थी वह एक मिशनरी के यहाँ काम करती थी। एक मिशनरी ने इनके पिता को इन्हें पुनः पढ़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन चाहते ज्योतिबा फूले अपना धर्म परिवर्तन कर सकते। उस धर्म परिवर्तन के लिए जो सारी अनुकूल स्थितियां थी वह सब कुछ ज्योतिबा फूले के साथ था। सरकार प्रशंसक थी, सार्वजनिक रूप से अभिनंदन किया था ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन ज्योतिबा फूले ने धर्म परिवर्तन और यह जो कार्य है ज्योतिबा फूले का उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। कल्पना कीजिए यदि वह अपना मत परिवर्तन किए होते और इसी बात को 40 साल बाद अंबेडकर बहुत आहत हैं। जो अपमान जो दंश अंबेडकर को झेलना पड़ा, उनके जैसे अध्येता को मैं दावे के साथ कहता हूं कई मामलों में, चाहे वो कानून हो, चाहे इतिहास हो, चाहे राजनीति हो, अर्थशास्त्र हो, पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंबेडकर जैसा अध्येता दूसरा कोई नहीं। ऐसे स्कॉलर व्यक्ति को सोचिए कितनी पीड़ा के साथ निर्णय लेना पड़ा होगा कि मैं अब पुरखों के धर्म में नहीं रहूं। लेकिन इस निर्णय को कार्य रूप देने में 20-25 साल लग जाते हैं अंबेडकर को। और जब 1856 या 57 में वो नागपुर में जब धर्मांतरण करते हैं, एक किताब पढ़ रहा था और जब उस प्रसंग को पढ़ा मैंने रोंगटे खड़े हो कि डबडबाए नैनों से और कांपते स्वरों में अंबेडकर ने आज अपने पुरखों के धर्म को त्यागा और उस धर्म को ग्रहण किया जिस धर्म के द्वारा भारतीय राष्ट्र और समाज को सबसे कम क्षति हो। जो लोग अपने को राष्ट्रवादी होने का दंभ करते हैं, दावा करते हैं, उन्हें अंबेडकर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। तथा कथित राष्ट्रवाद की हुंकार भरने वाले लोगों ने भी वह कार्य नहीं किया जो कार्य अंबेडकर ने किया और भारतीय समाज को, राष्ट्र को खंड खंड होने से बचाया। यह एक बड़ी ऐतिहासिक भूमिका है। आज नहीं 50 साल बाद इतिहास अंबेडकर की इस भूमिका को रेखांकित करेगी। बहुत बातें हैं और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं और अजय सर को आप का स्नेह, आत्मीयता इसी तरह हम लोग को मिलती रहे। करुणा भैया, मौन व्रती साधना, मौन होकर के साधना कैसे की जाती है, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, भैया ये हम लोग सीखते हैं। और जो आप काम कर रहे हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य, इसकी कितनी प्रशंसा की जाए वह कम। कितने कितने लोग को कैसे कैसे लोगों को आप सर्कल के माध्यम से जोड़ लेते हैं। जोड़ना ही तो मूल काम है। यह समरसता, यह एक सूत्रता हमारी बनी रहे, बची रहे। कोई कितना भी मुहिम चलाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे, लेकिन यह एकता, यह एक सूत्रता कभी खंडित ना हो, विश्रंखलित ना हो। यही हम लोग को करना है। यही इन महापुरुषों का संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सुंदर और सारगर्भित ओजस्वीतापूर्ण व्याख्यान आपका रहा।
और निश्चित रूप से जो भी अपने प्रतिभागी इस समय सुन रहे हैं, और बिल्कुल मैं भी सुन रहा था, बिल्कुल रोमांचित हो गया, जितना सजीव एकदम चित्रण प्रस्तुत किया आपने ज्योतिबा फूले जी के जीवन का, और साथ में जो भारतीय नवजागरण उस समय चल रहा था उस काल के महापुरुषों की बहुत ही सुंदर, सारगर्भित और प्रेरणादायी उद्बोधन आपका रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से एक और ज्योतिबा फूले के जीवन को जानने की जिज्ञासा सभी श्रोताओं के मन में बनी होगी। अंबेडकर जी के विषय में भी आपकी का जो अध्ययन है और आपकी बातें हम लोग सुनेंगे। अजय इंगोले भैया ने जैसा प्रारंभ में ही बताया है कि जो हमारा जो अगला व्याख्यान होगा वो 14 अप्रैल को होगा, और जिन साथी पंजीयन करा लिया है उनको उसी पंजीयन पे हम लोग 14 तारीख को भी आप इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित करते हैं। और आप लोगों को यह जो आज का व्याख्यान ज्योतिबा फूले और भारतीय नवजागरण का है, और उसके बाद बाल भीम से लेकर के और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर तक की जो यात्रा है उस पर व्याख्यान सुनने को डॉक्टर पुनीत कुमार राय जी का आपको 14 तारीख को मिलेगा। साथ ही और भी जो अन्य वक्ता भी इस मंच पे जुड़ेंगे, तो मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि 14 अप्रैल को 7:30 बजे हम लोग इसी विवेकानंद स्टडी सर्कल के पेज पर फिर जुड़ेंगे। और आप सभी लोगों इतने धैर्यपूर्वक पूरे व्याख्यान को सुना है, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री इंगोले जी का भी, जो कि हम सबों के मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं, आपने भी अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर पुनीत राय सर, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, साथ में उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी पढ़ाने का काम किया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में अपने ज्ञान से विद्यार्थियों को लाभान्वित कर रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी जो लोग साहित्य के प्रेमी हैं वो सब देखते होंगे, एक शब्द साधक सर का फेसबुक पेज है, उसमें पूरे भारत के बड़े बड़े जो साहित्यकार हैं, जो साहित्य प्रेमी हैं, हिंदी प्रेमी हैं, वो सब आते हैं, उनके व्याख्यान आयोजित होते रहते हैं। पूरे देश में भर में सर को अलग अलग मंचों पर व्याख्यान के लिए आयोजित बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। तो आपका भी हम सबों को सदा मार्गदर्शन और स्नेह मिलता है। आशा करते हैं भविष्य में भी इसी प्रकार से आपका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। और विवेकानंद स्टडी सर्कल के कार्य में जिस प्रकार से अजय इंगोले सर ने बताया है, हम सबों के मार्गदर्शक, संरक्षक आदरणीय सदानंद सर, स्वामी तन्मयानंद जी महाराज, और ऐसे बहुत सारे जो साथी हैं जो आज के इस कार्यक्रम में जिनका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है, सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करते हैं जी। और मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूं कि 14 अप्रैल को 7:30 बजे पुनः हम लोग विवेकानंद स्टडी सर्कल के पेज पर जुड़ेंगे और बाबा साहब जी के क्रांतिकारी जीवन और उनके संदेशों पर हम लोग डॉक्टर पुनीत कुमार राय एवं अन्य डॉक्टर अलग अलग जो हमारे वक्ता आएंगे उनका हम सभी व्याख्यान सुनकर लाभान्वित होंगे। एक बार पुनः आप सबों को हृदय से धन्यवाद देते हुए हम लोग आज की जो संगोष्ठी है उसको यहीं समाप्त करते हैं। सभी प्रतिभागी, आपको जो है, जो लोग मैसेज में लिख रहे हैं कि आपका ऑनलाइन फॉर्म, तो 14 तारीख को ही आपको फीडबैक फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा और आपको ईमेल के माध्यम से आपका ई प्रमाण पत्र आपको भेज दिया जाएगा। सबों को धन्यवाद। धन्यवाद सर।